गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा आप लोगों को पता है कि हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया है और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो आज जो विषय जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि किसी बच्चे ने मुझे बताया कि उसको क्लियर नहीं हुआ है, तो इस विषय को मैं दोबारा से आपको फिर से आज समझाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे इस विषय को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। विषय शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में ही पहले बताया था कि संस्कृत की भाषा आपके लिए नई भाषा है, तो इसे सीखने में बहुत ज़्यादा उतावलीपना ना करें। बहुत जल्दी हम तुरंत 2 दिन में सीख जाएं, इस तरह से ना करें। बहुत आराम से रोज़ निरंतर अभ्यास के साथ धीरे धीरे इस भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। और कोई भी नई चीज़ बच्चों जब हम सीखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके लिए हमें बहुत धीरज और अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो संस्कृत भाषा आपके लिए नई है, आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करें। आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, उसमें मैं उच्चारण के साथ आपको पढ़ती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप उस उच्चारण को सुने और उसको ठीक उसी तरीके से आप भी दोहराएं। जैसे हम लोग अपनी क्लास में करते थे कि पहले मैं पढ़ती थी, मेरे बाद आप पढ़ते थे, ठीक उसी तरीके से आप अपने घर में भी करें, उसे सुने और सुन के अच्छी तरह से दोहराएं। इस तरह के अभ्यास से आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल पढ़ पाएंगे आप। कोई भी चीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है, बस हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, धीरज यानी धैर्य और अनुशासन का। और जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपकी क्या प्रॉब्लम है और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही एक बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की है। जो शब्द रचना उस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से इसे समझिएगा। आइए अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। शब्द रचना ये हमारे संस्कृत के पहले पाठ का आखिरी भाग है और वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। ये तो आपको पता है, आपने भी जब पढ़ाई करना शुरू करा था, आप बहुत छोटे से थे, केजी में या क्लास 1 में जब आप आए हैं, तो आपको 2 वर्ण दिए गए, जैसे क, ला, कल, हा, ला, हल। यानी वर्ण जब 2 वर्णों को 2, 3, 4 कितने भी वर्ण होंगे, जब उनको हम मिला के लिखते हैं तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और आपको पता है प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह होता है। आप देख रहे हैं, जो मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है, चिन्ह के सामने आप देख रहे हैं नीचे तिरछी सी रेखा खिंची हुई है, इसे हलंत कहते हैं और ये हर व्यंजन के नीचे होते हैं। आपको पता है कि आपके जो वर्णमाला है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से ही होता है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता है। कोई भी व्यंजन क से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं, हर व्यंजन में स्वर ज़रूर होता है। कभी हमें दिखाई देता है, कभी हमें दिखाई नहीं देता है, दृश्य होता है और अदृश्य होता है। अब इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से इसको आराम से समझिएगा। अतः शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। आपको अगर शब्द निर्माण करना है, अगर आपको कोई शब्द बनाना है, तो उस शब्द रचना में आपके पास स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा, दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको एक शब्द बनाने के लिए। इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए हमारे सामने लिखा है, पहला उदाहरण है
राजा, राजा। अब देखिए जब हमने इनको अलग अलग किया तो इस किसके मेल से बना? ये राजा जो शब्द रचना है वो हुई कैसे? अब रा में देखिए नीचे एक तिरछी रेखा यानी हलंत है, प्लस आ, प्लस जा में देखिए तिरछी रेखा यानी हलंत है, प्लस आ, ये हो गया हमारा राजा। यानी जो रा है उस रा में आ स्वर मिला हुआ है, जा व्यंजन, आ स्वर। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शब्द के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की आवश्यकता होती है। लता, ल हलंत के साथ प्लस अ, त हलंत के साथ प्लस आ। अब ल में भी एक आपका स्वर है और ता में भी स्वर है। कवि, क हलंत के साथ प्लस अ, प्लस व हलंत के साथ और प्लस ई, ये हो गया हमारा कवि। तो इसमें हमने देखा कहीं पर अ है, कहीं पर आ है, कहीं पर ई है, लेकिन हर जगह पर व्यंजन के साथ स्वर हम देख सकते हैं, यानी व्यंजन के साथ हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छी तरह से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा तो जानते हैं ना आप लोग, सारे स्वर की मात्राएं होती हैं। देखिए जिसे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, 2 भागों में विभाजित है, एक तरफ स्वर है, दूसरी तरफ मात्रा है। अ से लेके अ तक आपके सारे स्वर लिखे हैं, और अगर आप ध्यान से देखें हर स्वर के सामने उसकी मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे आ, देखिए उसके सामने चिन्ह ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो हर स्वर के सामने उसकी मात्रा का चिन्ह दिया हुआ है, जो कि व्यंजन वर्णों के साथ हमें दिखाई देता है। और जब ये व्यंजन वर्णों के साथ लगते हैं तो उसका उच्चारण जो है वो बदल जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो अ यानी ह्रस्व स्वर यानी छोटा आ जिसे आप पढ़ते हैं, उसके सामने जो ब्लॉक बना है उसमें किसी तरह का कोई भी चिन्ह अंकित नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? क्या इसकी मात्रा नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। देखिए, केवल ह्रस्व स्वर यानी छोटा आ की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो अलग से दिखाई नहीं देती है, और व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। सारी मात्राएं जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी, आपने देखा आ से लेकर औ तक, वो सब मात्राएं जब व्यंजन के साथ लगती हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन अ यानी छोटे आ की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो वो अलग से हमें दिखाई नहीं देती है। उसके लिए हमें हलंत का चिन्ह वहाँ पर दर्शाया जाता है। व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह हट जाता है। इसमें क्या बताया क्या है? केवल ह्रस्व स्वर की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो वो दिखाई नहीं देती है, और व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह क्या होता है? हट जाता है। अगर चिन्ह हट गया है, अब ये उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे। जैसे क में क्या है? नीचे देखिए हलंत प्लस आ। जब क में हलंत लगा है तो इसका मतलब वो स्वर रहित है, इसीलिए प्लस आ जब करा तो देखिए बाद में लिख गया का। अब जिस क में हलंत लगा हुआ है वो स्वर रहित है, और जिस का में हलंत नहीं लगा है वो स्वर के साथ है। अन्य सभी स्वर वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्णों में लगने पर अलग से दिखाई देती हैं। जैसे क में आ की मात्रा लगी तो का,
ये आपको अलग से दिखाई दे रही है आ की मात्रा इसमें, च प्लस ए की मात्रा तो चे, ये ए की मात्रा दिखाई दे रही है। लेकिन क में आ की मात्रा जब छोटा आ है वो किसी भी वर्ण के साथ वो मात्रा जब लगेगी तो दिखाई नहीं देती है। शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती है, ये मैंने अभी आपको पहले बताया था। देखिए राजा र आपका हलंत के साथ है, तो हलंत के साथ का मतलब क्या हुआ, अभी आपको मैंने बताया था। जब हलंत के साथ है तो किस तरह से है और बिना हलंत के है तो किस तरह से है। र प्लस आ, ज प्लस आ, रा क्या है, व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। ठीक इसी तरीके से लता में देखिए ल अ त आ, व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। तो आपको हलंत का महत्व समझ में आ रहा होगा, हलंत हम क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, हलंत का क्या प्रयोग होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपको वर्ण वियोग और वर्ण संयोग करना है तो उसके लिए आपको हलंत के विषय में, मात्राओं के विषय में पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था, यहाँ तक मैंने हम लोग ने पढ़ा कि कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं किस तरह से जब वर्ण में लगती हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है। अ की मात्रा जो है वो दिखाई नहीं देती है, जब वर्ण के नीचे उसका चिन्ह लग जाता है या चिन्ह हट जाता है उसके आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे हमने देखा जब हम वर्ण मिला मिला के लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है कवि, क अ व ई, तो हमने इसमें स्वर व्यंजन को आपस में मिलाया तो एक शब्द बन गया कवि। तो जब हम मिला मिला के लिखते हैं, जब कई वर्णों को मिलाते हैं और शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को वर्ण संयोग। और जब वर्णों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कोई शब्द लिखा है और उसके सारे वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं तो वो होता है वर्ण वियोग। मिला के लिखने की प्रक्रिया संयोग और अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वियोग कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है हमारा क हलंत के साथ अ, म हलंत के साथ अ प्लस ल प्लस आ, और क्या बन गया ये कमल। इसे हम कहेंगे वर्ण संयोग। क्यों कहेंगे वर्ण संयोग, क्योंकि हमने इसमें वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया है। प्लस कर करके हमने लिखा है ना, इसका मतलब हमने वर्णों को मिलाया है, ये सारे वर्ण मिले हैं तो इनसे एक शब्द बना है कमल। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा शब्द है आपका म अ या उ। आपको पता है म में आ की मात्रा जब हमें लगी है तो वो कैसे हमें दिखेगी, हम हलंत हटा देंगे माँ से तो वो माँ। य प्लस उ, यानी या में ऊ की मात्रा, र प्लस अ, तो इसमें हुई हमारी अह की मात्रा, यानी जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से शब्द बना मयूरः। फिर प अ, यानी जब हम प और अ लिखेंगे तो पा में से हलंत हट जाएगा। व ई, वा में कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की। त र प्लस अ, आपको पता है, आपको संयुक्ताक्षर पढ़ाए गए थे, उसमें त और र के संयोग से त र और आ के संयोग से बनेगा त्र। तो त्र शब्द जो संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं, जब आपके वर्ण संयोग या वर्ण वियोग में आएंगे तो आपको उनका संयुक्ताक्षर रूप लिखना होगा, जैसे त र आ प्लस म। अब आप आखिरी में देखेंगे यहाँ पर माँ जो देख रहे हैं पवित्रम में, वो हलंत के साथ है, तो हमने यहाँ पर माँ अंत में माँ को हलंत के साथ रखा है, उसके साथ प्लस आ नहीं किया है क्योंकि वो स्वरहीन है। तो ये हुआ पवित्रम। फिर है पुस्तकम। अब इसको हमने कैसे किया, देखिए इसका वर्ण संयोग प प्लस उ, यानी पा में छोटे उ की मात्रा, स प्लस त प्लस अ क प्लस अ प्लस म, तो पुस्तकम।
देखिए फिर वही चीज़ मैं आपको ध्यान से बताना चाहूँगी बच्चों, जब देखिए उसमें हलंत लास्ट में जो आखिरी वर्ण है हमारा वो है माँ, माँ में हमारा हलंत लगा हुआ है। तो अंत में जब हम वर्ण संयोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो माँ को हलंत के साथ ही हमने रखा है। हम माँ को हलंत के बिना नहीं रखेंगे और प्लस आ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये स्वरहीन है। फिर है ठीक इसी तरीके से है सूर्या, सा प्लस उ प्लस र प्लस या प्लस अह। तो ये हमारा था वर्ण संयोग। ये तो था कि वर्णों को किस तरह से मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। अब हम देखेंगे वर्ण वियोग कि वर्ण वियोग क्या होता है। वर्ण वियोग का मतलब मैंने आपको बताया था कि वर्ण वियोग का अर्थ होता है किसी शब्द के जब सारे वर्णों को आप अलग अलग कर दीजिए। जैसे पहला शब्द हमारे पास क्या है, विद्या, व प्लस ई, तो ये हो गया वी। अब द्या, द्या शब्द आपको पता है संयुक्त अक्षर में आएगा क्योंकि ये द प्लस या के योग से बनता है। तो द प्लस या, जब आप वियोग कर रहे हैं तो मैंने ऊपर भी आपको इस तरह से बताया था, आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। त्रा आपने लिखा था, ठीक उसी तरीके से द्या को भी द और या आपको अलग अलग करना होगा और प्लस आ यानी आ की मात्रा। तो ये विद्या शब्द का वर्ण वियोग हुआ। फिर है परिश्रम, प अ र ई। अब श्रा, श्राप का वर्ण आप वर्ण वियोग करेंगे तो फिर आपको वही संयुक्ताक्षर है तो आपको उसको उसी तरीके से रूप में लिखना पड़ेगा, श प्लस र प्लस आ। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए परिश्रम शब्द में आखिरी जो वर्ण है हमारा माँ, उसमें हलंत नहीं है यानी ये स्वर युक्त है। तो इसमें हमने माँ हलंत के साथ प्लस आ, इस तरह से हम इसका वर्ण वियोग करेंगे। फिर है राजन, ठीक उसी तरीके से हमने किया है, र आ ज अ, और ना क्योंकि आपका हलंत के साथ है तो आखिरी में हमने क्या करा है, ना को हलंत के साथ रखा है, प्लस आ नहीं किया है। तो ये थे इस तरह से हमारे वर्ण वियोग और वर्ण संयोग थे। जब आप वर्ण वियोग करें, वर्ण संयोग करें तो आपको इस तरह यही सारे नियमों का पालन करना होगा। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब आप इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।